नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारा EL 303 सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में लेकर के आया हूँ। अगर आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को पढ़ जाएंगे ये आपके लिए सफिशिएंट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने वाली मॉड्यूलेशन तकनीक है। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन और अडप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये यहाँ पर जो है गलत लिखा हुआ है थोड़ा, तो इसको सही कर लीजिएगा। अडप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये अडप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन है। तो ये तीनों की तीनों जो टेक्निक्स हैं, ये क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, PCM में की जाने वाली प्रक्रिया का सही क्रम है। यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम किन किन प्रोसेस से होके गुजरते हैं, वो हमारे प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम सैम्पलिंग करते हैं, उसके बाद क्वांटाइजिंग करते हैं, फिर एनकोडिंग करते हैं। पहले हम सैंपल्स में डिवाइड करते हैं, फिर उन सैंपल्स को हम पर्टिकुलर लेवल पे शिफ्ट करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर लेवल्स पे शिफ्ट करना है, क्या होता है, हमारा क्वांटाइजिंग होता है। उसके बाद उस क्वांटाइज सिग्नल को क्या किया जाता है, एनकोड किया जाता है, मतलब उसकी कोडिंग की जाती है। उस प्रोसेस को कहते हैं हम एनकोडिंग। तो फर्स्ट हमारी सैम्पलिंग होती है, सेकंड क्वांटाइजिंग होती है, देन एनकोडिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PAM। PAM का मतलब होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फुल फॉर्म है PAM की। ऐसे ही PCM होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PPM होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इनके बारे में ये, जैसे PPM में पल्स सिग्नल में परिवर्तन होता है। पहला क्वेश्चन है, PPM में पल्स सिग्नल में परिवर्तन होता है। तो PPM क्या है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पोजीशन। ठीक है, तो किस में सिग्नल में किस में परिवर्तन होता है, उसकी पोजीशन में। ऐसे होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PAM। उसका एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, हिंदी में एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, आयाम। आवृत्ति क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCM में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार सिग्नल में परिवर्तन होता है। PCM जो होता है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन, उसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार सिग्नल में परिवर्तन होता है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है उसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। और जब मॉड्यूलेशन के बाद जो हमें सिग्नल मिलता है उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल के अनुसार सिग्नल में परिवर्तन होता है। किस चीज़ में परिवर्तन होता है, मैसेज सिग्नल के अनुसार, उसके आयाम में, आवृत्ति में, पोजीशन में। तो इसका आंसर है हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारा है, इसका ऑप्शन है PCM। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जो होता है, न तो मैसेज सिग्नल की आयाम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, न आवृत्ति में, न पोजीशन में। इन तीनों में ही जो है चेंज नहीं होता है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार सिग्नल में मतलब आयाम भी वही रहता है सिग्नल का, आवृत्ति भी वही रहती है, पोजीशन भी वही रहती है, बस उसकी क्या होती है, कोडिंग होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से PCM की हानि है, यानी पल्स कोड जो मॉड्यूलेशन है उसकी क्या हानि है। तो इसमें अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, नॉइज अधिक होती है, डिकोडिंग करना कठिन है। तो इसका सही आंसर है हमारा, इसमें अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। PCM में बैंडविड्थ की अधिक आवश्यकता होती है बाकी जो हमारे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है उसकी अपेक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में विधि काम में आती है। सैम्पलिंग में कौन सी विधि काम में आती है, तो ये तीनों विधियां हमारी काम में आती है। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, ठीक है, इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग, तीनों की तीनों विधियां हमारी सैम्पलिंग में काम आती है। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम के प्रकार हैं। जो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, PAM हो गया, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, PPM होता है, एक होता है PCM
PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन और ये पल्स टाइम मॉड्यूलेशन नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये टेक्निक है तो ये भी नहीं आएगा। तो इसमें पल्स टाइम मॉड्यूलेशन जो होता है ये भी होता है। हाँ, तो ए और बी इसका सही आंसर होगा हमारा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। ठीक है, सी हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये हमारा एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन का प्रकार नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पीपीएम का मतलब है। पीपीएम का मतलब क्या है? पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, न कि पल्स पॉजिटिव मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉडिफायर भी नहीं है, पल्स पॉजिटिव मॉडिफायर भी नहीं है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है? इनमें से पल्स ट्रेन के आयाम में परिवर्तन होता है, पल्स ट्रेन की विड्थ में परिवर्तन होता है, पल्स ट्रेन की आवृत्ति में परिवर्तन होता है। ठीक है, पल्स की ट्रेन की विड्थ में जो परिवर्तन होता है वो होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, और एम्पलीट्यूड में जिसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है? आयाम। तो पल्स ट्रेन के आयाम में परिवर्तन होता है वो क्या होगा हमारा? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ए इसका आंसर होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन में सम्मिलित है। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन में एक तो क्या है हमारा? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है और एक पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है। ठीक है, ये टाइम मॉड्यूलेशन के प्रकार हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। क्योंकि विड्थ भी क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है और पोजीशन भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, इसलिए पल्स टाइम मॉड्यूलेशन का प्रकार। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि मॉड्यूलेशन जो है ये क्वेश्चन था, दोबारा चेक कर लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 8, एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम के प्रकार है। एक तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। तो पल्स टाइम मॉड्यूलेशन के हमारे क्या है? दो प्रकार हैं, एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, यानी PWM और PPM, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो पल्स टाइम मॉड्यूलेशन में एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन शामिल है और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन शामिल है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, नाइक्विस्ट रेट सिग्नल का मान सैंपल पर सेकंड में है। जो हमारी नाइक्विस्ट रेट होती है वो क्या होती है? ट्वाइस ऑफ एफ मैक्सिमम होती है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, ये आप लोग जानते ही हैं कि जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए? ट्वाइस ऑफ एफ मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा नाइक्विस्ट रेट क्या होती है? 2f मैक्सिमम होती है, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए इससे या इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, डेल्टा मॉड्यूलेशन में। अब इनमें जो ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, डेल्टा मॉड्यूलेशन में 1 बिट प्रति सैंपल ट्रांसमिट करते हैं, सैम्पलिंग हेतु प्रयुक्त समस्त कोडेड बिट ट्रांसमिट करते हैं, स्टेप साइज फिक्स होती है, या ए और सी दोनों। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या होता है? एक तो 1 बिट प्रति सैंपल ट्रांसमिट कर देते हैं, मतलब डेल्टा जो मॉड्यूलेशन है उसमें एक सैंपल के लिए एक ही बिट ट्रांसमिट की जाती है, या तो 1 ट्रांसमिट करेंगे या 0। ठीक है, दूसरा है हमारा स्टेप साइज क्या होती है? फिक्स होती है। जबकि डेल्टा मॉड्यूलेशन से आगे एक मोर मॉड्यूलेशन होता है हमारा अडप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, उसमें स्टेप साइज फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। हाँ, तो बच्चों हम देख रहे थे डेल्टा मॉड्यूलेशन में जो है ए और सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा हमारा। स्टेप साइज फिक्स होती है और 1 बिट प्रति सैंपल हम ट्रांसमिट करते हैं। बट जो ऑप्शन नंबर बी है, सैम्पलिंग हेतु प्रयुक्त समस्त कोडेड बिट ट्रांसमिट करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सैम्पलिंग है उसके लिए हेतु प्रयुक्त जितने भी समस्त कोडेड बिट है वो ट्रांसमिट करते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर है PWM का मतलब है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल ट्रांसमिशन में निम्न मॉड्यूलेशन तकनीक में न्यूनतम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। डिजिटल ट्रांसमिशन में
निम्न मॉड्यूलेशन तकनीक में न्यूनतम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा डेल्टा मॉड्यूलेशन। जो डिजिटल ट्रांसमिशन है उसमें निम्न मॉड्यूलेशन तकनीक में न्यूनतम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। सबसे न्यूनतम बैंडविड्थ किसमें आती है? डेल्टा मॉड्यूलेशन। जबकि पीसीएम हो गया, डीपीसीएम हो गया, है ना, और पीएएम हो गया, इन सभी मॉड्यूलेशन जो टेक्निक है उसमें सबसे कम बैंडविड्थ किसमें होती है? डेल्टा मॉड्यूलेशन में। उसके बाद डेल्टा मॉड्यूलेशन में बिट रेट होती है। जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है उसमें बिट रेट क्या होती है? सैम्पलिंग आवृत्ति की n गुना होती है। जो डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम जानते हैं उसमें एक सैंपल के लिए एक ही बिट ट्रांसमिट करते हैं। स्टेप साइज क्या होती है? फिक्स होती है। तो इसमें बिट रेट क्या होती है? सैम्पलिंग की जो हमारी आवृत्ति है, जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, उसकी क्या होती है? n गुना होती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डीपीसीएम। डीपीसीएम मॉड्यूलेशन तकनीक में डिकोडिंग की प्रक्रिया की जाती है, एक्यूमुलेटर में की जाती है। डीपीसीएम मॉड्यूलेशन तकनीक में डिकोडिंग की प्रक्रिया की जाती है, किसमें की जाती है? एक्यूमुलेटर में की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन वह डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक जिसमें स्टेप साइज में इनपुट सिग्नल के स्लोप में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक जिसके अंदर स्टेप साइज में इनपुट सिग्नल के स्लोप में परिवर्तन के अनुसार, जो इनपुट सिग्नल है उसके स्लोप में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। तो ये क्या हमारा अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। जो डेल्टा मॉड्यूलेशन का जो है मॉडिफाइड रूप है अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, जिसमें क्या होती है? स्टेप साइज क्या है? फिक्स नहीं होती है हमारी। अगला क्वेश्चन है अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में स्लोप एरर कम होती है तथा क्वांटाइजेशन एरर क्या होती है? बढ़ जाती है। जो अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन है इसमें हमने पढ़ा है कि स्लोप ओवर लोड एरर होती है, स्लोप ओवर लोड एरर होती है, और जो है स्लोप ओवर लोड एरर के अलावा इसमें स्लोप ओवर लोड एरर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ढलान अतिभार। ठीक है। तो अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में स्लोप एरर कम होती है तथा जो हमारी क्वांटाइजेशन एरर क्या होती है? वो बढ़ जाती है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पीसीएम को निम्न नॉइज प्रभावित करती है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है उसको कौन सी नॉइज प्रभावित करती है? एक तो होती है हमारी ट्रांसमिशन नॉइज, दूसरा है क्वांटाइजिंग नॉइज। ठीक है। तो ये दोनों क्या होगी? सही होगी। एक तो ट्रांसमिशन नॉइज हो गया और एक हो गया क्वांटाइजिंग नॉइज, पीसीएम। अगला क्वेश्चन है यदि सैम्पलिंग में fs इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ fm हो तो उस स्थिति को कहते हैं जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs जो है ग्रेटर देन है अगर ट्वाइस ऑफ fm से, तो इसको बोलते हैं ओवर सैम्पलिंग। ठीक है। ओवर सैम्पलिंग की कंडीशन होती है। और जब fs इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm हो जाता है तो होती है परफेक्ट सैम्पलिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि सैम्पलिंग में fs इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm हो तो उस स्थिति को कहते हैं, ये अगला क्वेश्चन वही आ गया, परफेक्ट सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 सैम्पलिंग में अंडर सैम्पलिंग होती है जब, अंडर सैम्पलिंग कब होगी? जब fs इज लेस देन क्या होगा? ट्वाइस ऑफ fm होगा, जहाँ पर fs क्या है? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, fm क्या है? मैसेज की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो कम होगा तो अंडर सैम्पलिंग, बराबर होगा तो परफेक्ट सैम्पलिंग, और ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ओवर सैम्पलिंग। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सैम्पलिंग में अलाइजिंग की प्रॉब्लम होती है जब अंडर सैम्पलिंग होती है। तो सैम्पलिंग में अलाइजिंग की प्रॉब्लम कब होती है? जब अंडर सैम्पलिंग होती है। मतलब fs जब होता है लेस देन क्या होता है? ट्वाइस ऑफ fm होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? सिग्नल अलाइजिंग प्रॉब्लम। अलाइजिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है सिग्नल मिक्स हो जाता है ना। हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमें नहीं मिल पाता है, डिस्टरबेंस आ जाता है सिग्नल में, तो उसको सिग्नल उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? अलाइजिंग प्रॉब्लम। तो वो आ जाती है हमारी, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी ट्वाइस ऑफ fm से तो मर्ज कर जाएगा सिग्नल। अगला क्वेश्चन है पीसीएम में क्वांटाइजेशन
पीसी में क्वांटाइजेशन में स्टेप साइज का मान होता है। जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है उसमें स्टेप साइज का क्या वैल्यू होती है, वो होती है VH माइनस VL अपॉन कैपिटल L, जहाँ पर VH क्या है, हाई वोल्टेज लेवल है, VL है लो वोल्टेज लेवल, दोनों का डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ कितने टोटल लेवल है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में कितने नंबर ऑफ लेवल हमने लिए हैं, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्टेप साइज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये स्टेप साइज का फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन के प्रकार हैं। क्वांटाइजेशन कितने टाइप का होता है, एक तो होता है यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, तो दोनों ही क्या है, क्वांटाइजेशन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है PWM में पल्स सिग्नल में परिवर्तन होता है। जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है पल्स सिग्नल में किस में परिवर्तन होगा, विड्थ में परिवर्तन होगा, नाम से पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन है 28 QE ब्रैकेट मैक्सिमम का मान है, ठीक है, तो इसका मान, ये क्वांटाइजेशन एरर है, ठीक है। QE क्या है, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर का जो मान होता है वो S/2 होता है। S क्या है, हमारी स्टेप साइज, और स्टेप साइज का फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा ही है, VH माइनस VL अपॉन कैपिटल L, नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है। तो ये S वहाँ से स्टेप साइज निकल जाएगा, ये हमने पढ़ा था, ये यहाँ से हमारी स्टेप साइज आएगी कैपिटल S, और कैपिटल S से अगर हम डिवाइडेड बाई 2 कर दें, स्टेप साइज को हाफ कर दें, तो क्या होती है, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर होती है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के प्रकार हैं। यूनिफॉर्म जो क्वांटाइजेशन है उसके एक तो है हमारा मिड राइज टाइप और एक है हमारा मिड ट्रैप टाइप, ठीक है। ए और सी दोनों इसके आंसर है यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। जैसे हमने क्वांटाइजेशन के प्रकार पढ़े, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का भी प्रकार हो गया। एक तो हो गया मिड राइज टाइप, जिसमें बीच में से राइज करता है, और एक हो गया मिड ट्रेड टाइप, ठीक है। मिड लेंथ टाइप नहीं होता है, ओनली मिड राइज और मिड ट्रेड टाइप होता है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा मॉड्यूलेशन में निम्न नॉइज होती है। डेल्टा मॉड्यूलेशन में कौन सी नॉइज होती है, स्लोप ओवर नॉइज होती है, और एक क्या होती है, क्वांटाइजिंग नॉइज, ठीक है। दो तरह की हमारी डेल्टा मॉड्यूलेशन में नॉइज होती है, रैंडम नॉइज नहीं होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, स्लोप ओवर लोड एरर और एक क्वांटाइजिंग एरर। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा मॉड्यूलेशन में ग्रेनुअल नॉइज होती है जब स्टेप साइज क्या होती है, अधिक होती है, ग्रेनुअल नॉइज, ठीक है। डेल्टा मॉड्यूलेशन में कौन सी नॉइज होती है, ग्रेनुअल नॉइज भी होती है, ठीक है। ये स्लोप ओवर लोड एरर तो होती है और क्वांटाइजिंग एरर भी होती है, और एक कौन सी होती है, ग्रेनुअल नॉइज। अब ग्रेनुअल नॉइज कब होगी, जब स्टेप साइज क्या होगी, अधिक होगी। स्टेप साइज बढ़ेगी तो ग्रेनुअल नॉइज क्या होगी, अधिक होगी। अब स्टेप साइज कब बढ़ेगी, स्टेप साइज जब बढ़ेगी नंबर ऑफ लेवल्स कम होंगे, और जो हाई वोल्टेज लेवल की वैल्यू क्या होगी, लो वोल्टेज वैल्यू का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ लेवल्स कम होंगे। फॉर्मूले से पता चल जाएगा अब आपको, ठीक है। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में ग्रेनुअल नॉइज होती है, स्टेप साइज अधिक होती है। तो ग्रेनुअल नॉइज का कारण, अधिक होने का कारण क्या है, स्टेप साइज का अधिक होना। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग मॉड्यूलेशन सिस्टम के उदाहरण है AM, FM, PM, ये सब एनालॉग मॉड्यूलेशन सिस्टम के उदाहरण हैं। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स नहीं है, ये सभी एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया FM, PM क्या हो गया, फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद है अगला 33 क्वेश्चन, डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम के उदाहरण है। डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम के हो गया PCM, DPCM और ADM, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये 3 डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, FDM से अभिप्राय है। FDM क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, FDM। और ऐसे ही एक होता है TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी वैसे सिंपल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग का उदाहरण है। एनालॉग जो मल्टीप्लेक्सिंग है उसका उदाहरण है, एक तो FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, और एक है WDM, ठीक है, WDM और FDM।
ये दोनों जो है हमारा एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग का उदाहरण है। ये तो हो गया हमारा एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग। अगला है डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग का उदाहरण है। डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग का ओनली वन है, TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अगला क्वेश्चन, FDM में चैनल का वर्गीकरण होता है। FDM जो होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें चैनल का जो वर्गीकरण है वो आवर्ती स्लॉट में होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी जो सैंपल होते हैं फ्रीक्वेंसी स्लॉट में इनका वर्गीकरण होता है, क्योंकि नाम से क्या पता चल रहा है, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन, फ्रीक्वेंसी का क्या करते हैं अपन, डिवीजन करते हैं, फ्रीक्वेंसी के स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। टाइम डिवीजन में चैनल का वर्गीकरण होता है टाइम स्लॉट में, नाम से पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक प्रदान करती है। डिजिटल जो मॉड्यूलेशन तकनीक है ये क्या प्रदान करती है, अधिक सूचना क्षमता प्रदान करती है, उच्च डाटा सुरक्षा प्रदान करती है, तीव्र सिस्टम उपलब्धता, तीनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। मतलब एनालॉग मॉड्यूलेशन से बेहतर है डिजिटल मॉड्यूलेशन क्यों है, ये 3 कारण है। एक तो अधिक सूचना क्षमता होती है, उच्च डाटा सुरक्षा होती है, तीव्र सिस्टम उपलब्धता होती है। अगला क्वेश्चन है, ASK से अभिप्राय है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। ASK क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। अब ये डिजिटल में आ गए अपन। अगला क्वेश्चन है, FSK से अभिप्राय है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। तो सभी के ये एब्रीवेशन अपन को याद होना चाहिए। PSK क्या है, फेज शिफ्ट की। ये सिंपल क्वेश्चन है सभी। ASK डिमोडुलेशन तकनीक के प्रकार हैं, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनस ASK डिमोडुलेशन और असिंक्रोनस ASK डिमोडुलेशन। ये दोनों क्या है, ASK डिमोडुलेशन तकनीक के प्रकार है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस का मतलब है टाइम के साथ साथ, और असिंक्रोनस उसमें टाइम में वेरिएशन होता है। असिंक्रोनस में थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान रखिए। अभी आपको बस ये याद रखना है, यहाँ क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा आपका इसी तरीके से आएगा, सेम क्वेश्चन ऐसा कैसे उठ के आएगा, तो आप बिल्कुल याद कर लेना इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन, इनमें से असिंक्रोनस ASK डिमोडुलेट का भाग नहीं है स्क्वायर लोड डिटेक्टर। असिंक्रोनस ASK डिमोडुलेटर का भाग नहीं है स्क्वायर लोड डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सिंक्रोनस ASK डिमोडुलेटर के भाग हैं। तो स्क्वायर लोड डिटेक्टर, लो पास फिल्टर, कंपैरेटर, ये तीनों क्या होते हैं, सिंक्रोनस ASK डिमोडुलेटर के भाग हैं। तो स्क्वायर लोड डिटेक्टर हो गया, लो पास फिल्टर हो गया और कंपैरेटर हो गया। और असिंक्रोनस डिमोडुलेटर का भाग नहीं है, होता है स्क्वायर लोड डिटेक्टर। ठीक है, बाकी कंपैरेटर, लो पास फिल्टर और रेक्टिफायर तो था उसमें, है ना, तो रेक्टिफायर इसमें नहीं है सिंक्रोनस में, इसमें रेक्टिफायर है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, BPSK में ISI से अभिप्राय है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। जो BPSK होती है, BPSK फेज शिफ्ट की होती है, ये हमारी PSK है ना। तो इसमें ISI से संबंध, इस ISI का एब्रीविएशन फुल फॉर्म है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। अगला क्वेश्चन है, BPSK में ISI को हटाने के लिए काम में लेते हैं। जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस जो होता है, इसको हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, इक्वलाइजर लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, BPSK की बैंडविड्थ होती है, BPSK की बैंडविड्थ क्या होती है, 2FB होती है। ठीक है, 2FB। अगला क्वेश्चन है, QPSK की बैंडविड्थ होती है FB। ठीक है, तो QPSK से डबल होती है BPSK की बैंडविड्थ। अगला क्वेश्चन है, BFSK की बैंडविड्थ होती है 4FB, इसकी 4 गुना होती है बिट फ्रीक्वेंसी से BFSK की। अगला क्वेश्चन है, BASK की बैंडविड्थ होती है, ये FB होती है। ठीक है, तो FB किसकी है, QPSK और BASK।
QPSK और क्वाड्रेचर जो फेज शिफ्ट की है QPSK और BASK जो है इसकी FB है और BFS की 4B है और BPSK की 2FB है। तो कंपैरिजन भी आ सकता है इसमें, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैंडविड्थ याद कर लीजिएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन है BPSK में 1 तथा 0 के मध्य फेज अंतराल होता है। जो 1 और 0 बिट होती है इनके बीच में कितने का फेज डिफरेंस होता है? 0 से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है BPSK में। QPSK सिग्नल के मध्य फेज अंतराल होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की है। क्वाड्रेचर से नाम से पता चल रहा है 4 पार्ट में होंगे। 0 डिग्री हो गया, एक 90 डिग्री पे हो गया, एक 180 पे हो गया, 270 पे हो गया, है ना। और तो अगला क्वेश्चन है BPSK एक एरे PSK होता है, 2 एरे PSK होता है ना। BPSK क्या होता है? 2 एरे PSK होता है। QPSK क्या होता है? 4 एरे, ठीक है। B का मतलब है बाई से 2 होता है ना, ठीक है। क्वाड्रेचर का मतलब होता है 4, इसलिए 4 है। अगला क्वेश्चन है QPSK में एक साथ कितने बिट ट्रांसफर की जाती है? QPSK में 2 बिट ट्रांसमिट एक साथ ट्रांसमिट की जा सकती है QPSK में, और BPSK में ओनली 1। एंट्रोपी और म्यूचुअल इंफॉर्मेशन में संबंध है। ये एंट्रोपी और म्यूचुअल इंफॉर्मेशन में संबंध होता है कि I of x y इक्वल टू hx माइनस hx अपॉन y। याद कर लीजिएगा इस संबंध को। अगला क्वेश्चन है एंट्रोपी जो होता है इसको h से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। और ये हमारी म्यूचुअल इंफॉर्मेशन से x y। तो एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या होता है? औसत इंफॉर्मेशन प्रति मैसेज, मतलब हर एक मैसेज में कितनी एवरेज इंफॉर्मेशन है ना, वो हमारी क्या कहलाती है? एंट्रोपी। इंफॉर्मेशन रेट R होती है स्मॉल r इंटू कैपिटल H। कैपिटल H क्या है? हमारी एंट्रोपी है, और R क्या है? हमारी बिट रेट है। स्मॉल r क्या है? बिट रेट है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? इंफॉर्मेशन रेट आ जाएगी। ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन है चैनल कैपेसिटी को दर्शाया जाता है कैपिटल C से। शेनन्स थ्योरम संबंध बताती है R तथा C में। जो हमारी शेनन थ्योरम है संबंध किस किस में बताती है? कैपिटल R और कैपिटल C में। C हमारा क्या है? चैनल कैपेसिटी है, और R क्या है? हमारा जो रेट है ना। R हमारी क्या है? बिट रेट, इंफॉर्मेशन रेट, सॉरी। स्मॉल r तो बिट रेट है, कैपिटल R है इंफॉर्मेशन रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शेनन हार्टले थ्योरम के अनुसार गॉसियन चैनल में कैपिटल C होती है। अब कैपिटल C जो है चैनल कैपेसिटी है, इसकी वैल्यू शेनन हार्टले थ्योरम में क्या होती है? कैपिटल B log base 2 1 प्लस s अपॉन n बिट पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होती है हमारी चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी की यूनिट होती है बिट्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितनी बिट ट्रांसमिट हो रही है वो हमारी क्या कहलाती है? उस चैनल की कैपेसिटी कहलाती है। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक कोड एक एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड है। ब्लॉक कोड क्या है? एक एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड है। अगला क्वेश्चन एल्जेब्रिक कोड के उदाहरण हैं रिपीटेड कोड, हैमिंग कोड, साइक्लिक कोड। ये तीनों के तीनों क्या है? एल्जेब्रिक कोड के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन फैक्सिमाइल रिसीवर में कौन सी रिकॉर्डिंग तकनीक काम में लेते हैं? एक तो होती है फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग, दूसरा है डायरेक्टिंग रिकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों हमारी क्या होती है? फैक्सिमाइल रिसीवर में काम में आती है दोनों तकनीक्स। अगला क्वेश्चन फैक्सिमाइल में कंप्रेशन तकनीक काम में लेते हैं। कौन सी कंप्रेशन तकनीक हम फैक्सिमाइल में काम में लेते हैं? तीनों ही काम में लेते हैं। मॉडिफाइड हाफमैन, मॉडिफाइड रीड, मॉडिफाइड रीड। MMR, MR और MH तीनों काम में आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 सामान्य फैक्सिमाइल सिस्टम में कॉल
को कितने फेज में बांटा गया है? तो 5 फेज में बांटा गया है फैक्सीमाइल सिस्टम में कोल को। अगला क्वेश्चन, फैक्सीमाइल में कोल सेटअप किस फेज में होता है? तो फैक्सीमाइल में जो कोल सेटअप होता है फेज ए में होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फैक्सीमाइल में फेज बी में क्या कार्य होता है? प्री मैसेज प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग कॉल स्पेसिफिक फैसिलिटी, ये इसका करेक्ट आंसर है। फैक्सीमाइल में फेज बी में क्या कार्य होता है? ये प्री मैसेज प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग कॉल स्पेसिफिक फैसिलिटी। तो कॉल सेटअप के लिए फेज में होता है, कॉल सेटअप जो होता है फेज ए में होता है, बाकी फेज बी में ये काम होता है प्री मैसेज प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग कॉल स्पेसिफिक फैसिलिटी। अगला क्वेश्चन, फैक्सीमाइल में इमेज स्थानांतरण किस फेज में होता है? तो फेज सी में क्या होता है हमारा? इमेज का स्थानांतरण होता है। फैक्सीमाइल में पोस्ट मैसेज प्रक्रिया किस फेज में होता है? डी में क्या होती है? पोस्ट मैसेज प्रक्रिया होती है फेज डी में। तो कितने फेज से? टोटल 5 फेज से अपन ने पढ़ लिया है सामान्य फैक्सीमाइल सिस्टम में कोल को कितने फेज में बांटा गया है? तो 5 फेज में बांटा गया है। उन सभी फेज के ये काम है। अगला है, फैक्सीमाइल में फेज ई में क्या कार्य होता है? कोल रिलीज करना। ठीक है, फेज ई में क्या होता है? कोल रिलीज करना। फैक्सीमाइल में ट्रांसमीटर पर फंक्शन होते हैं, उपरोक्त सभी फंक्शन होते हैं। एंड ऑफ मैसेज, रिटर्न टू, ये होता है फेज बी में। मल्टी पेज सिग्नल, एमपीएस, पुनः फेज, इसका मतलब क्या होता है? सी आरंभ, पुनः फेज सी आरंभ। एंड ऑफ प्रोसीजर, गो टू फेज ई। ठीक है, तो ये फैक्सीमाइल ट्रांसमीटर पर ये फंक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैक्सीमाइल में रिसीवर पर फंक्शन होते हैं। फैक्सीमाइल में रिसीवर पर फंक्शन होता है उपरोक्त सभी, मैसेज, कंफर्मेशन, रीट्रेन, रीट्राई, सभी। अगला क्वेश्चन, सैटेलाइट ऑर्बिट होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जीओ। ये तीनों क्या है? सैटेलाइट ऑर्बिट हैं तीनों। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सदैव होते हैं जियो स्टेशनरी। जो हमारे कम्युनिकेशन में जो सैटेलाइट काम आते हैं ये जियो स्टेशनरी होते हैं, मतलब अर्थ के सापेक्ष क्या होते हैं? ये स्थिर होते हैं। जो हमारी अर्थ होती है उसके सापेक्ष क्या होते हैं? स्थिर होते हैं हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सदैव होते हैं जियो स्टेशनरी होते हैं। अगला क्वेश्चन 78, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पृथ्वी की सतह से दूरी होती है 36,000 किलोमीटर। क्या होते हैं? पृथ्वी की सतह से ऊपर होते हैं हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करते हैं 24 घंटे में पूरा करते हैं, ये है ना। पृथ्वी अपनी दूरी पर जितने 24 घंटे में एक बार घूमती है उतने में ये पूरा करेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी के सापेक्ष क्या है? स्थिर है। अगला क्वेश्चन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के उपयोग हैं उपरोक्त सभी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जैसे डीटीएच क्या है? डायरेक्ट टू होम जो है क्या है? टीवी ब्रॉडकास्टिंग है। वॉइस कम्युनिकेशन में, इन सब में क्या होता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, जीईओ से अभिप्राय है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। जीओ क्या है? जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। अगला क्वेश्चन है, एक एक्टिव सैटेलाइट में होता है एंटीना सिस्टम होता है, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, तो क्या होते हैं? उपरोक्त सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पैसिव सैटेलाइट कार्य करता है सिग्नल को रिफ्लेक्ट। ठीक है, पैसिव सैटेलाइट का काम क्या होता है? केवल वो सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता है पैसिव सैटेलाइट। जबकि जो एक्टिव सैटेलाइट होता है उसमें क्या होता है? वो उसको रिसीव भी करेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, फिर वो वापस उसको बेस स्टेशन पर ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो उसमें रिसीविंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना सभी लगे होते हैं। बाकी पैसिव सैटेलाइट में रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं ओनली। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट की आवश्यकता है 3।
ग्लोबल कम्युनिकेशन मतलब पूरी पृथ्वी पर अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगाने पड़ेंगे? 3 सैटेलाइट लगाने पड़ेंगे जो पूरी होल कवर कर लेगा पूरे पृथ्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट निम्न आवर्ती अंतराल में कार्य करते हैं, एक तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और एक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। इन आवर्तियों पर इन फ्रीक्वेंसी जो अंतराल हैं, फ्रीक्वेंसी इंटरवल हैं, इन फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो गया और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, इसमें काम करते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट में मॉड्यूलेशन काम में आता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट में जो मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में आती है वो होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक। जो हमारा एफएम सुनते हैं ना, ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग है। अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट में ट्रांसमीटर व रिसीवर के युग्म को कहते हैं ट्रांसपोंडर। सैटेलाइट में ट्रांसमीटर और रिसीवर के युग्म को क्या कहते हैं? ट्रांसपोंडर कहते हैं। ठीक है, जो हमारे एक्टिव सैटेलाइट में लगा होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आवर्ती अंतराल सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम में नहीं ले सकते? जो एमएफ जो हमारा आवर्ती अंतराल है, हमने जो पढ़े हैं बैंड, जो आवर्ती बैंड पढ़े हैं ना, फ्रीक्वेंसी बैंड, उसमें एमएफ जो फ्रीक्वेंसी इंटरवल है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम में नहीं ले सकते। बाकी केयू बैंड हो गया, एक्स बैंड हो गया, सी बैंड हो गया, काम में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लो अर्थ ऑर्बिट के प्रकार हैं लिटिल, बिग और मेगा, तीनों क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है 70 मेगाहर्ट्ज़, क्या है हमारी? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के रूप में काम में लेते हैं हम 70 मेगाहर्ट्ज़ को, न कि 60, 90, 100। अगला क्वेश्चन है अर्थ स्टेशन में ट्रांसमीटर तथा रिसीवर सर्किट को एंटीना से जोड़ता है डिफ्लेक्शन। जो डिफ्लेक्शन क्या करता है? ये अर्थ स्टेशन में लगा होता है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किट को एंटीना से जोड़ता है। मतलब एक ही एंटीना से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा डिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में रिसीव्ड पावर होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में रिसीव्ड जो पावर होती है EIRP प्लस GR माइनस लॉसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मल्टीपल्स एक्सेस टेक्निक के उदाहरण है। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक के उदाहरण क्या है? FDM है, TDM है, CDM है, तीनों क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के प्रकार हैं। FDM है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, एक का मतलब है एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये इसकी फुल फॉर्म भी आ गया। FDM है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एक्सेस बोल दो, एक्सेस बोल दो, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, पढ़ लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है DTH से अभिप्राय डायरेक्ट टू होम, आप सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रथम सेलुलर टेलीफोन सिस्टम था AMPS, हमारा क्या था? प्रथम सेलुलर टेलीफोन सिस्टम था। अगला क्वेश्चन FDD से अभिप्राय है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। FDD क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, याद कर लीजिएगा। TDD होता है टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पारंपरिक मोबाइल टेलीफोन सिस्टम की सीमाएं हैं। एक तो सीमित सर्विस क्षमता, पारंपरिक जो हमारा मोबाइल टेलीफोन सिस्टम है इसकी क्या क्या सीमा है? एक तो सीमित सर्विस क्षमता होती है, खराब सर्विस परफॉर्मेंस होती है इसकी, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का अप्रभावी उपयोग, ये तीनों क्या है? इसकी पारंपरिक जो मोबाइल फ़ोन सिस्टम है उसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। अगला क्वेश्चन है सेलुलर सिस्टम के भाग हैं, BTS हो गया, BSC हो गया, MSC हो गया, ये सब क्या है? सेलुलर सिस्टम के भाग हैं। BTS हो गया बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम, है ना। BTS की फुल फॉर्म होती है बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम, BTS। जो आपने शेल्टर देखे होंगे टावर के पास में लगे होते हैं, BTS बॉक्स, BTS बोलते हैं उनको, है ना, बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम। उसके बाद होता है BSC बेस स्टेशन कंट्रोलर, और MSC होता है मास्टर, होता है उसका मास्टर स्टेशन कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? सेलुलर सिस्टम के भाग हैं। अगला क्वेश्चन GSM से अभिप्राय है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, GSM की फुल फॉर्म मोबाइल स्टेशन नेटवर्क से जुड़ा रहता है,
BTS और BSC। मोबाइल स्टेशन जो होता है, ये जो हमने पढ़ा था ना MSC, ये मोबाइल स्टेशन सेंटर है, ठीक है। MSC की फुल फॉर्म है मोबाइल स्टेशन सेंटर। और BSC क्या है, बेस स्टेशन सेंटर। और BTS बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम, ठीक है। तो मोबाइल स्टेशन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। मोबाइल स्टेशन नेटवर्क से क्या जुड़ा रहता है, BTS या BSC। मोबाइल स्टेशन नेटवर्क किससे जुड़ा रहता है, मोबाइल जो स्टेशन नेटवर्क है MSC जो है, ये किससे जुड़ा होता है, BTS या BS से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल स्टेशन बेस स्टेशन को वॉइस सिग्नल भेजता है। जो मोबाइल स्टेशन है वो बेस स्टेशन को वॉइस सिग्नल भेजता है रिवर्स वॉइस चैनल से। किससे भेजता है, RVC से। मोबाइल स्टेशन जो है बेस स्टेशन को वॉइस सिग्नल भेजता है रिवर्स वॉइस चैनल से। बड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बेस स्टेशन मोबाइल स्टेशन को वॉइस सिग्नल भेजता है फॉरवर्ड वॉइस चैनल से, ठीक है। बेस स्टेशन मोबाइल स्टेशन को जो वॉइस सिग्नल भेजेगा वो तो किससे भेजेगा, फॉरवर्ड वॉइस चैनल से। और मोबाइल स्टेशन बेस स्टेशन को किससे भेजेगा, रिवर्स वॉइस चैनल से। अगला क्वेश्चन है, बेस स्टेशन तथा मोबाइल स्टेशन के मध्य कंट्रोल सिग्नल भेजते हैं फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल FCC से और रिवर्स कंट्रोल चैनल RCC से, ठीक है। बेस स्टेशन से तो मोबाइल स्टेशन पे तो FCC से जाएगा और मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन के मध्य कंट्रोल सिग्नल भेजता कौन है, RCC, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, GSM है, GSM TDMA और FDD स्टैंडर्ड है। ये GSM जो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल जो है, इसमें कौन सी टेक्निक काम आती है, TDMA काम आती है, टाइम डिवीजन मल्टीपल असेस, और FDD फ्रीक्वेंसी डिवीजन डिप्लेक्सिंग। इस स्टैंडर्ड का होता है हमारा GSM। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम रेडियो कवरेज हेतु सेल का आकार काम में लेते हैं हेक्सागोनल। हमारा जो रेडियो कवरेज क्या हो, अधिकतम कवरेज का हो। अधिकतम जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है ना, हमारे जो मोबाइल से जो निकलती है रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो उसकी कवरेज अधिकतम दूरी तक हो। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी को अलग अलग सेल्स में, जोन्स में अपन ने डिवाइड कर दिया है। तो उन सेल्स का आकार क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है। हेक्सागोनल उनका आकार होता है। हेक्सागोनल आकार का सेल काम में लेते हैं, एक अधिकतम एरिया कवर करता है, ठीक है। कम सेल की आवश्यकता होती है, उससे कम सेल बनाने पड़ेंगे हमें। सभी नज़दीक BS स्टेशन के बीच की दूरी समान होती है। तो सभी जो नज़दीक बेस स्टेशन होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। तो ये इसका जो हमारा लाभ है हेक्सागोनल आकार बनाने का सेल का। अगला क्वेश्चन है, नज़दीक सेल्स के बेस स्टेशन में इंटरफेस से बचने के लिए हम, जो नज़दीक सेल्स होते हैं उसके बेस स्टेशन में अगर इंटरफेस हो जाए, है ना, सिग्नल इंटरफेस हो जाए, मतलब सिग्नल मिक्स हो जाए, भाई पास से सेल से दूसरे सेल में क्या हो जाए, इंटरफेस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग चैनल के ग्रुप अलॉट करते हैं। अलग अलग चैनल को क्या करते हैं, ग्रुप अलॉट करते हैं, जिससे उनमें इंटरफेस ना हो। फ्रीक्वेंसी रीयूज के लाभ हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज के लाभ हैं उपरोक्त सभी। कैपेसिटी बढ़ती है, सीमित स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को पुनः दूसरे नेटवर्क में काम में ले सकते हैं, उपरोक्त सभी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रीयूज के क्या क्या लाभ हैं, कैपेसिटी बढ़ती है, एक तो बार बार फ्रीक्वेंसी रीयूज करेंगे तो उससे क्या बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी। सीमित स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है, इस पर ज़्यादा बड़े स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को पुनः दूसरे नेटवर्क में काम में ले सकते हैं। जो हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसको पुनः दूसरे नेटवर्क में हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स का समूह जिसमें भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी चैनल अलॉट होते हैं तथा जिसे पुनः काम में लिया जा सकता है कहलाता है क्लस्टर, ठीक है। सेल्स जो हमारे काफ़ी सारे सेल्स हो गए उनका समूह जिसमें भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी चैनल अलॉट होते हैं, है ना। सेल्स का ऐसा समूह जिसमें भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी चैनल हमने ऊपर पढ़ाई है, उसमें इंटरफेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी चैनल अलॉट करते हैं।
तो सेल्स के समूह जिसमें भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी चैनल ऑर्डर होते हैं तथा जिसे पुनः काम में लिया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? क्लस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 113 वाला। अगला क्वेश्चन है, सेल्स को चैनल अलॉट करने की विभिन्न विधियां हैं। सेल्स को चैनल अलॉट करने की विभिन्न विधियां हैं। फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट और डायनेमिक चैनल असाइनमेंट, DCA और FCA। ये सेल्स को जो हम चैनल अलॉट करते हैं ना, उसकी विधियां हैं। किसी पर्टिकुलर विधि के माध्यम से या कोई प्रोसेस के माध्यम से ही तो हम चैनल को सेल्स को चैनल अलॉट करेंगे। तो एक तो फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट, एक डायनेमिक चैनल असाइनमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोबाइल स्टेशन को एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हैंड ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 115। हैंड ऑफ जो होता है, ये जो होता है मोबाइल स्टेशन को एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया होती है। जब कभी आपके प्रॉब्लम आती है ना, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो हैंड ऑफ नहीं हो पाता है। एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन कॉल ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, तो हमारा कॉल बीच में ही ब्रेक हो जाता है। तो हैंड ऑफ के प्रकार हैं, सॉफ्ट हैंड ऑफ, हार्ड हैंड ऑफ, दो तरीके के प्रकार होते हैं हैंड ऑफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDMA में हैंड ऑफ काम में आता है सॉफ्ट हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ जो होता है हमारा CDMA में काम आता है, कोड डिवीजन मल्टीपल असेस। ठीक है, इससे पहले अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था FDMA और FDD, ये TDMA सॉरी। GSM में कौन सा स्टैंडर्ड होता है? TDMA। FDD स्टैंडर्ड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये याद रखना है आपको। GSM जो मोबाइल होते हैं इनमें TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल असेस और FDD स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे? CDMA में जो हैंड ऑफ काम में आता है वो सॉफ्ट हैंड ऑफ काम में आता है। तो हार्ड हैंड ऑफ के प्रकार, अब हार्ड हैंड ऑफ के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। नेटवर्क कंट्रोल हैंड ऑफ, मोबाइल कंट्रोल हैंड ऑफ, मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, NCHO, MCHO, MAHO, ये हार्ड हैंड ऑफ के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, हैंड ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हैंड ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक हैं ट्रांसमिटेड पावर तथा रिसीव्ड पावर, यूजर की मोबिलिटी, सेल का एरिया तथा आकार, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। हैंड ऑफ को कौन कौन से चीज़ें प्रभावित कर सकती है? एक तो ट्रांसमिटेड पावर तथा रिसीव्ड पावर। जो ट्रांसमिट जो हो रही है पावर और जो रिसीव हो रही है वो भी उसको हैंड ऑफ को प्रभावित करेगी। यूज़र की जो मोबिलिटी है, अपन जो एक जगह से दूसरे जगह से क्या कर रहे हैं? मोबिलिटी कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज़र जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा वो भी हैंड ऑफ को प्रभावित करेगा। सेल का एरिया तथा आकार भी क्या करेगा? हैंड ऑफ को प्रभावित करेगा। मतलब कॉल के ट्रांसफ़र होने को, एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन को ट्रांसफ़र होने में। ठीक है, तो हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस क्लास का, सेलुलर सिस्टम में एंटीना गेन होता है। गेन को हम कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। तो सेलुलर सिस्टम में एंटीना गेन जो होता है 4 पाई AE/λ² होता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 120 जो हमारे आने वाले डिप्लोमा एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आपके इम्पोर्टेंट है। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, वो भी अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।